नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल और आज मैं लेकर उपस्थित हूँ आपके लिए रीट भाषा प्रथम के अंतर्गत हिंदी का जो पेपर हुआ था उसके प्रश्नों का हल। जो शिफ्ट फोर्थ के अंतर्गत पेपर आया था उसी के प्रश्नों का हम हल करेंगे। और आने वाली रीट और जो फर्स्ट ग्रेड के या RS के एग्ज़ाम्स जिसमें हिंदी विषय लगा होता है उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में विधानवाचक वाक्य है। ए, शगुन मेरी सहेली है। बी, आप कहाँ जा रहे हैं। सी, अनुष्का अपना कमरा साफ करो। अरे यह क्या हो गया। तो जो विधानवाचक वाक्य है वो शगुन मेरी सहेली है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा, जिसमें सीधी सीधी कोई बात कही है, विधान किया गया है, वहाँ पर विधानवाचक वाक्य होगा। तो ये जो आप कहाँ जा रहे हैं ये प्रश्नवाचक वाक्य है। अनुष्का अपना कमरा साफ करो, ये आज्ञा दी जा रही है अनुष्का को, तो ये आज्ञार्थक है। और अरे यह क्या हो गया, यह विस्मयादिबोधक वाक्य है। तो वाक्य के अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। विस्मयादिबोधक, संकेतवाचक, आशीर्वादात्मक या इच्छार्थक, विधानार्थक या निश्चयवाचक, संदेहवाचक, प्रश्नात्मक या प्रश्नवाचक और उपदेशात्मक या आज्ञार्थक। तो इस प्रकार से निषेधात्मक 8 वाक्य के प्रकार होते हैं अर्थ के आधार पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। रचना के आधार पर वाक्यों में से भिन्न वाक्य हैं, सरल, मिश्र, संयुक्त या निषेधात्मक। तो अभी हमने देखा जो निषेधात्मक वाक्य होता है वो अर्थ के आधार पर होता है। तो रचना के आधार पर सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य होते हैं, निषेधात्मक वाक्य नहीं होता। प्रश्न संख्या 33। भला दुख दर्द, जो भूला हुआ दुख दर्द याद आना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। घाव हरा होना, घड़ों पानी पड़ना। सी, घर फूंक कर तमाशा देखना। डी, घास काटना। तो क्वेश्चन नंबर 33 जो यहाँ पर हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जो ए होगा, घाव हरा होना वो भूला दुख दर्द याद आना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। अब देखिए, घड़ों पानी पड़ना का अर्थ होता है मेहनत बर्बाद हो जाना। घर फूंक कर तमाशा देखना अर्थात अपना ही नुकसान करके आनंद लेना। और घास काटना तो गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना कोई कार्य करना घास काटना कहलाता है। और ये घास काटना रीट 2017 में पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 34। आँख का अंधा घाट का पूरा, इस लोकोक्ति का अर्थ है जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। बी, पूर्णतः बंधन रहित। सी, सब और कष्ट ही कष्ट होना। डी, बुद्धिहीन किंतु संपन्न। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुद्धिहीन किंतु संपन्न, आँख का अंधा घाट का पूरा। प्रश्न संख्या 35। मातृत्तर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि हैं। ए, भाषा संसर्ग विधि। बी, अप्रत्यक्ष विधि। सी, खेल विधि। डी, पाठ्यपुस्तक प्रणाली। ऑप्शन सी खेल विधि मातृत्तर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि है। प्रश्न संख्या 36। शिक्षण उपागम में कीथ एवं प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है। ऑप्शन ए, सूक्ष्म शिक्षण। बी, व्याख्यान शिक्षण। सी, पाठ योजना। और डी, बेसिक शिक्षण। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सूक्ष्म शिक्षण में कीथ एवं प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रश्न संख्या 37। इस काल में मानसिक विकास तेजी से होता है। कल्पना, चिंतन, तर्क शक्तियाँ बढ़ती है और अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। तो देखिए, कल्पना, चिंतन, तर्क शक्ति और अमूर्त चिंतन कौन से काल की विशेषता है। ए, वयस्क काल। बी, प्रौढ़ काल के लिए। सी, किशोर काल के लिए। और डी, शैशव काल के लिए। तो प्रश्न संख्या 37 में जो उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा, किशोर काल के लिए। प्रश्न संख्या 38। आदर्श पठन विषय सामग्री पर प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनाना, बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना इत्यादि गतिविधियाँ श्रवण कौशल विकास में किस स्तर के बालकों के लिए है। तो प्रश्न संख्या 38 के ऑप्शन जो है वो है शैशव स्तर। बी, उच्च प्राथमिक स्तर। सी, प्रौढ़ स्तर। और डी, महाविद्यालय शिक्षण स्तर। तो जो ये विशेषताएं हैं ये उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों की है। आदर्श पठन, विषय सामग्री पर प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनाना, बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना इत्यादि गतिविधियाँ।
प्रश्न संख्या 39, बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय होता है। ए ऑप्शन 6 से 9 वर्ष आयु वर्ग, बी 12 से 15 वर्ष आयु वर्ग, सी 18 से 21 वर्ष आयु वर्ग और डी 21 से 24 वर्ष आयु वर्ग। तो देखिए भाषा सीखने का जो सर्वोत्तम समय होता है वो 6 से 9 वर्ष का आयु का होता है, जो कि प्रारंभिक बाल्यावस्था का काल होता है, जिसमें बच्चों में सीखने की तीव्र जिज्ञासा होती है और वह किसी भी चीज़ को बहुत ही शीघ्रता से सीख लेते हैं। प्रश्न संख्या 40, हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना उच्चारण में किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? ए किशोर स्तर, युवा स्तर, शिशु स्तर या प्रौढ़ स्तर। तो प्रश्न संख्या 40 होगा, उसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, शिशु स्तर पर हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना उच्चारण के लिए पूछा है, तो ये चुनौती है शिशु स्तर के बालकों के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 41, पाठ्य पुस्तकों के आंतरिक तत्वों में से भिन्न तत्व हैं? ए भाषा, बी शैली, सी विषय सामग्री और डी उच्चारण शैली। तो प्रश्न संख्या 41 में ऑप्शन हो जाएगा उच्चारण शैली। और इसके अतिरिक्त भी जैसे पुस्तक का आकार, उसकी रचना, डिज़ाइन, चित्रों का संयोजन, जिल्द, मुखपृष्ठ, कागज, टाइप, मुद्रण, मूल्य, ये सब इसके बाह्य पक्ष या तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो भाषा, शैली और विषय सामग्री ये आंतरिक पक्ष के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 42, तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखिए। प्रश्न का प्रकार है बहुविकल्पीय प्रश्न, लघुत्तर प्रश्न, सी निबंधात्मक प्रश्न या वर्गीकृत प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 42 जो है वो आंसर होगा हमारा प्रश्न ऑप्शन बी लघुत्तर प्रश्न। तो तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखिए किस प्रकार का प्रश्न है? लघुत्तर प्रश्न। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित शब्दों में प्रश्न पत्र की असंगत विशेषता वाला गुण है? विश्वसनीयता, वैधता, अतिव्यापकता और व्यावहारिकता। तो देखिए घुमा के पूछ लिया है प्रश्न को, सीधा सा पूछा है कि जो परीक्षण किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, उसकी विशेषता कौन सी नहीं है? विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, व्यावहारिक भी होना चाहिए, लेकिन अति व्यापक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन 43 क्वेश्चन में हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। अगर बहुत अधिक व्यापक और विस्तृत प्रश्न पत्र होगा तो वह पाठ्यक्रम से इतर होगा और वह बालक के लिए उपयुक्त नहीं है। प्रश्न संख्या 44, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली उपयुक्त है, परंतु यह लाभकर तभी हो सकती है जब ऑप्शन ए मूल्यांकन पक्षपात रहित हो, आंतरिक मूल्यांकन व वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाएं, बी शिक्षकों, छात्रों एवं अभिभावकों की समय समय पर चर्चाएं न हो, सी छात्रों पर वर्ष भर परीक्षा का तनाव बने जिससे पढ़ते रहे, शिक्षक व छात्र दोनों परीक्षाओं में व्यस्त रहे जिससे अच्छे अंक प्राप्त हों। तो देखिए सीधा सा जो नकारात्मक ऑप्शन है वही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए परीक्षा का तनाव बने तो नकारात्मक है, समय समय पर चर्चाएं न हो तो ये भी नकारात्मक है, और परीक्षाओं में ही व्यस्त रहे तो ये भी नकारात्मक है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा कि पक्षपात रहित होना चाहिए, मूल्यांकन आंतरिक व वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाने वाला भी होना चाहिए। अब देखिए प्रश्न संख्या 45 से लगाकर 54 तक के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर हमें गद्यांश के आधार पर देने हैं। तो पहले गद्यांश को पढ़ेंगे। तो गद्यांश देखिए, बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाते चले आते हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक की क्षमा की सीमा है। इससे आगे क्षमा न दिखाई देगी, नैराश्य, कायरता और शिथिलता छाई दिखाई पड़ेगी। ऐसी गहरी उदासी की छाया के बीच आशा, उत्साह और तत्परता की प्रभा जिस क्रोधाग्नि के साथ फूटती दिखाई पड़ेगी, उसके सौंदर्य का अनुभव सारा लोक करेगा। राम की कालाग्नि सदृश क्रोध ऐसा ही है। वह सात्विक तेज है, तामस ताप नहीं। दंड कोप का ही एक विधान है। राजदंड राजकोप है और लोककोप धर्मकोप है। जहाँ राजकोप धर्मकोप से एकदम भिन्न दिखाई पड़े, वहाँ उसे राजकोप न समझकर कुछ विशेष मनुष्यों का कोप समझना चाहिए। ऐसा कोप राजकोप के महत्व और पवित्रता का अधिकारी नहीं हो सकता। उसको समान जनता अपने लिए आवश्यक नहीं समझ सकती। प्रश्न संख्या 45 देखिए, घोर शब्द का पर्याय है। तो घोर शब्द का ऑप्शन ए कठिन, निश्चित, सहज या दुर्बोध। तो प्रश्न संख्या जो 45 है उसका आंसर हो जाएगा, घोर का अर्थ होता है ऑप्शन ए कठिन।
प्रश्न संख्या 46, अत्याचारी शब्द में संधि का प्रकार है। कौन सी संधि हुई है इसमें? गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि या दीर्घ संधि? तो देखिए इसका जो होगा संधि विच्छेद अति धन आचारी। तो जब आचार की अधिकता हो जाती है तो वो अत्याचार कहलाता है। तो ती में ई है, ई के बाद अ है, तो इस ई को य आदेश हो गया है। तो यहाँ पर संधि जो हो गई वो ऑप्शन सी यण संधि हुई है। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 47, कालाग्नि शब्द में समास है द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष और कर्मधारय। तो कालाग्नि में जो समास है वो होगा कर्मधारय समास काल रूपी अग्नि। कालाग्नि कर्मधारय समास का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द है उसके तेज, पवित्रता, डी सीमा। तो प्रश्न संख्या 48 में ऑप्शन सी हो जाएगा, पवित्रता भाववाचक संज्ञा है। इसमें शुचिता का पवित्रता का भाव है तो उससे बना हुआ है पवित्रता। निम्नलिखित शब्दों में अव्यय शब्द है कुछ, मनुष्य, सात्विक, छाया। तो सरल सा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 39 जो है उसमें ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा कुछ। प्रश्न संख्या 50, बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाते चले आते हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक की क्षमा सीमा है। वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण का प्रकार है। तो यहाँ बहुत किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, बी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, सी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण और डी संकेतवाचक विशेषण। तो ये जो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है बहुत काल। तो ऑप्शन जो सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 50 के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 51, शिथिलता शब्द में प्रत्यय का प्रकार है। तो किस प्रकार का प्रत्यय है शिथिलता में? ए कर्मवाचक कृत प्रत्यय, बी करणवाचक कृत प्रत्यय, सी भाववाचक तद्धित प्रत्यय और डी क्रियावाचक कृत प्रत्यय। तो प्रश्न संख्या 51 में जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भाववाचक तद्धित प्रत्यय। यहाँ में शैथिल्य या शिथिलता का भाव है उसी से बना है, तद्धित प्रत्यय ता लगा है इसके अंतर्गत और शिथिलता शब्द बना है। प्रश्न संख्या 52, वह भाव जिसमें सत्वगुण प्रबल हो। तो इसके वाक्य के लिए एक शब्द क्या आएगा? ए सात्विक, बी सात्विकी, सी सात्यकी और डी सात्वक। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा सात्विक जिसमें सत्वगुण प्रबल हो। प्रश्न संख्या 53, कोप शब्द का विलोम शब्द है ए रोष, बी कुपित, सी कोपन, डी कृपा। ऑप्शन डी कृपा कोप का विलोम शब्द होगा। उद उपसर्ग वाला शब्द है उत्साह, उपहार, आदेश, दुर्गुण। ऑप्शन ए उत्साह में उद उपसर्ग है। अब प्रश्न संख्या 55 से 60 तक के जो उत्तर हैं हमें गद्यांश के आधार पर देने हैं। तो पहले गद्यांश देखते हैं क्या है। साय और प्रातः, दिन और रात विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। यदि कोई इसके घर आ जाता है तो यह उनको मृदु वचन, मीठे जल और अन्न से तृप्त करता है। यदि देखिए धोखा यह किसी को नहीं देता, यदि इसको कोई धोखा दे भी दे तो इससे ज्ञान नहीं होता क्योंकि इसकी खेती हरी भरी है। गाय इसकी दूध देती है, स्त्री इसकी आज्ञाकारिणी है, मकान इसका पुण्य और आनंद का स्थान है। पशुओं को चराना, नहलाना, खिलाना, पिलाना, उसके बच्चों की अपने बच्चों की तरह सेवा करना, खुले आकाश के नीचे उसके साथ रातें गुजार देना क्या स्वाध्याय से कम है? दया, वीरता और प्रेम जैसा इन किसानों में देखा जाता है, अन्यत्र मिलने को नहीं। गुरु नानक ने ठीक कहा है, भोले भाव मिले रघुराई। भोले भाले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है। उनकी फूस की छतों में से सूर्य और चंद्रमा छन छन कर उनके बिस्तरों पर पड़ता है। ये प्रकृति के जवान साधु हैं। प्रश्न संख्या 55, विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पद से भिन्न अर्थ रखने वाला वाक्य है। तो जो ये रेखांकित शब्द है आध्यात्मिक, इससे भिन्न अर्थ वाला भाव जो पद है वो कौन सा है? परमात्मा से संबंध रखने वाला, बी आत्मा संबंधी ज्ञान, सी आत्मा परमात्मा से संबंध रखने वाला, दुखपूर्ण प्रत्यास्मरण। तो जो प्रश्न संख्या 55 है आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी दुखपूर्ण प्रत्यास्मरण।
तो परमात्मा से संबंध रखना, आत्म संबंधी ज्ञान, आत्मा परमात्मा से संबंध रखने वाला, आध्यात्मिक भाव से संबंधित है, लेकिन दुखपूर्ण प्रत्यास्मरण इससे संबंधित नहीं है। तो ये भिन्न अर्थ रखने वाला पूछा है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर हमारा। निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन शब्द है। प्रश्न संख्या 56, ए वृष्टि, बी जल, सी रातें और डी गाय। तो ऑप्शन जो 56 है उसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रातें। ये बहुवचन युक्त शब्द है। प्रश्न संख्या 57, धोखा यह किसी को नहीं देता वाक्य किस काल का है? ए अपूर्ण भूत, बी सामान्य भविष्यत काल, सी सामान्य भूतकाल और डी वर्तमान काल। तो प्रश्न संख्या 57 में ऑप्शन डी वर्तमान काल का ये वाक्य है। प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित शब्दों में भिन्न लिंग का उदाहरण है? साधु, प्रकृति, चंद्रमा या जवान। तो प्रश्न संख्या 58 में जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकृति। ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो देखिए हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो साधु, चंद्रमा और जवान ये सब पुल्लिंग है और प्रकृति स्त्रीलिंग में है। प्रश्न संख्या 49, साय और प्रातः, दिन और रात विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। वाक्य में रेखांकित शब्द का विपरीत लिंग होगा? विधात्री। तो विधाता का विपरीत लिंग कौन सा होगा? विधात्री, विधान, विधानी या विधारा। तो 59 में जो होगा हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा विधात्री। विधाता का विपरीत लिंगी शब्द है। प्रश्न संख्या 60 जो कि अंतिम प्रश्न है, ये प्रकृति के जवान साधु है। वाक्य को पूर्ण भूतकाल में बदलने पर क्या वाक्य होगा? ये प्रकृति के जवान साधु होंगे। ऑप्शन बी ये प्रकृति के जवान साधु बने। ऑप्शन सी ये प्रकृति के जवान साधु हो गए हैं। ऑप्शन डी ये शायद प्रकृति के जवान साधु रहे होंगे। तो प्रश्न संख्या 60 जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है, इसके अंतर्गत ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ये प्रकृति के जवान साधु हो गए, ये पूर्ण भूतकाल में बदलने पर वाक्य बनेगा। तो इस प्रकार से हमने भाषा प्रथम के अंतर्गत जो हिंदी का पेपर था उसका अध्ययन कर लिया। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।